बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाईन, हम अगली क्लास शुरू करते हैं। अगली क्लास है हमारी बड़ी मद। बड़ी मद है जब हर्फ मद्दा के बाद हमज़ा आए और ये हर्फ मद्दा और हमज़ा दोनों एक ही लफ्ज़ के अंदर हों तो वहाँ पर बड़ी मद पैदा होती है। जब मैंने आपको नूरानी कायदा की क्लास में बताया था हर्फ मद्दा के बारे में, आप नूरानी कायदे की क्लास नंबर 18 और तहती नंबर 8 निकाल के देखें। उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं हरूफ मद्दा के बारे में आपको बता रही हूँ, तो कवायद में आपको इसके बारे में समझाऊंगी, तो आप इसको याद रखना। लेकिन मैं आपको एक बार फिर दोहरा देती हूँ कि हरूफ मद्दा क्या है। यानी जब हरूफ मद्दा 3 है, जब अलिफ जो है अब किससे पहले ज़बर हो तो वो हर्फ मद्दा कहलाएगा। वाव साकिन हो और उससे पहले पेश हो तो वो हर्फ मद्दा कहलाएगा। या साकिन हो और उससे पहले ज़ेर हो तो वो हर्फ मद्दा कहलाएगा। ये हरूफ मद्दा है। इसके मद जो है ये हरूफ मद्दा के बाद आती है। और मद पैदा होने के दो असबाब हैं। हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा आए तो मद पैदा होती है। हरूफ मद्दा के बाद सुकून आए तो मद पैदा होती है, यानी साकिन आए तो मद पैदा होती है। और ये बड़ी मद और छोटी मद के बारे में आपको बता रही हूँ, सारा नहीं आपको बताऊंगी। इसको बड़ी मद को मद मुत्तसिल वाजिब कहते हैं। मुत्तसिल इसलिए कहते हैं कि ये दोनों जो हैं, इसमें लिखा हुआ है कि हरफ मद्दा के बाद हमज़ा आए और ये हरफ मद्दा और हमज़ा दोनों एक ही लफ्ज़ के अंदर हों तो वहाँ पर बड़ी मद पैदा होती है। एक लफ्ज़ के अंदर होने की वजह से इसको मुत्तसिल कहते हैं। और वाजिब इसलिए कहते हैं कि इसके अदा करने पर तमाम कुर्रा का इत्फाक है। इसको मद मुत्तसिल वाजिब कहते हैं। लेकिन मैंने आपको आसान लफ्ज़ों में समझाना है ना, कि जो पढ़े लिखे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे, तो उनको भी समझ आए कि बड़ी मद क्या है और छोटी मद क्या है। तो अब मैं आपको बड़ी मद के बारे में बताती हूँ कि जब हर्फ मद्दा के बाद यानी अलिफ खाली हो, उससे पहले ज़बर हो, अगर अलिफ साकिन होगा तो वो अलिफ नहीं होगा, हर्फ मद्दा नहीं होगा, वो हमज़ा बन जाएगा। क्योंकि अलिफ के ऊपर जब हरकत या जज़म आए तो वो हमज़ा बन जाता है। हर्फ मद्दा के बाद हमज़ा आए, ये हर्फ मद्दा और हमज़ा दोनों एक ही लफ्ज़ के अंदर हो तो वहाँ पर बड़ी मद पैदा होती है। बड़ी मद और छोटी मद बताने का मकसद ये है कि जहाँ पर आप कुरान मजीद पढ़ रहे हों, तेज़ी से पढ़ रहे हों, आप वक्फ़ ना करें। यानी जहाँ पे अलामात ऐसी आती हैं जहाँ पे वक्फ़ और मिलाना दोनों जायज़ होते हैं, तो वहाँ पर मद के वाले अगर हमज़ा आ जाए तो आप खुद मद उसमें बनाएं। आप कुरान मजीद में देखेंगे कि जहाँ पे भी मद आई है, अगर एक तो सुकून वाली है ना, उसको छोड़ के बाकी कहीं भी मद आई है तो उसके आगे हमज़ा ज़रूर आएगा। और ये जो मद है ना, ये उसमें खड़ी ज़बर आपको मैंने बताया था हरूफ मद्दा में कि खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टे पेश के अंदर भी हरफ मद्दा होता है। खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टे पेश के बाद अगर हमज़ा आ जाए तो तब भी मद पैदा होगी। अगर वो एक लफ्ज़ के अंदर है तो बड़ी मद पैदा होगी। आज हम बड़ी मद के बारे में ही बात करेंगे। यानी हर्फ मद्दा के बाद हमज़ा आए और दोनों एक ही लफ्ज़ के अंदर हों तो वहाँ पर बड़ी मद पैदा होती है। अब मैं आपको मिसालों से समझाती हूँ। जी, हमारे पास लिखा है फिस्समाई। अब बड़ी मद आई है, ये एक पूरा लफ्ज़ है, आसमान में। इसका मतलब है आसमान, फ़ी का मतलब है में, आसमान में। अब देखिए, अलिफ है ना, हर इससे पहले ज़बर आया, हर्फ मद्दा है अलिफ, और आगे हमज़ा आया तो बड़ी मद हुई है। जब हर्फ मद्दा के बाद हमज़ा आए तो वहाँ पे हर्फ को बढ़ा के पढ़ते हैं, यानी इस पे मद आएगी। आगे है देखिए, या साकिन है और इसके बाद हमज़ा आया है और ये दोनों एक ही लफ्ज़ के अंदर हैं। इसको पढ़ेंगे बरीउन। आगे है वाव साकिन है और उससे पहले पेश है, ये भी हर्फ मद्दा है। इसको पढ़ेंगे तबूआ। जी, ये देखिए, हर्फ मद्दा के बाद हमज़ा आया है, अलिफ के बाद
الف حرف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ آیا ہے، یا حرف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ آیا ہے، واو حرف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ آیا ہے۔ واو ساکن اس سے پہلے پیش ہے، یا ساکن اس سے پہلے زیر ہے اور الف کچھ پی اوپر کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ الف ہے اور اس سے پہلے زبر ہے۔ آگے میں نے آپ کو بتایا کہ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹے پیش کے اندر بھی حرف مدہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں نے کھڑی زبر کی، جیسے آپ لکھیں اولائکا، یہ دیکھیں پورا ایک لفظ ہے اور اس کے اندر کھڑی زبر ہے اور آگے حمزہ ہے، تو وہاں پہ بڑی مد آئی ہے، اور یہاں پہ بھی یہ پورا ایک لفظ ہے جی آ، یہاں پہ جب یا کے اوپر حمزہ آ جائے تو یا کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، جی آ۔ حرف مدہ کے بعد حرف مدہ آپ نورانی قاعدے کی کلاس نمبر 18 اور تختی نمبر 8 کو نکال کے دیکھیں، آپ کو حرف مدہ کی سمجھ آئے گی۔ اور الف واو یا کے بعد اگر حمزہ آ جائے، الف یہ حرف مدہ ہے، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کے بعد بھی اگر حمزہ آ جائے تو وہاں پر ایک لفظ کے اندر ہوں تو وہاں پر بڑی مد پیدا ہوتی ہے۔ آپ کو انشاءاللہ میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی کلاس میں ہم چھوٹی مد کے بارے میں پڑھیں گے۔ اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔